स्कूली विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने हेतु वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अनुभूति सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, अनुभूति एक रिश्ता है, एक प्यारा सा रिश्ता। रिश्ता जंगलों से, रिश्ता नदियों से, रिश्ता वन्य प्राणियों से, रिश्ता प्रकृति से। प्रकृति जीवन के हर रंग को खुद में समेटे हुए है और जब ये नन्हे कदम प्रकृति के रंगों के करीब पहुंचे तो ये रंग छिटक कर उनकी कलाओं में उभर आए और ये बच्चे प्रकृति के रंग में सराबोर हो उठे। अनुभूति कार्यक्रम प्रतिवर्ष 15 दिसंबर से 15 जनवरी की अवधि में परिक्षेत्र स्तर पर आयोजित किया जाता है। आप लोगों को बाद में बताऊंगा और बताते ही जाऊंगा कि जो हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीवन चलते हैं, जीवन में आते हैं वनस्पति का भी जीवन और जीव जंतुओं का भी जीवन। जितने जीवन चलते हैं वो एक दूसरे के पूरक है और जहाँ पर ये मतलब एक समाप्त होता है तो बहुत सारी, वहाँ पर फिर क्या कहते हैं उसको, टूट जाता है फिर वो जीवन। जैसे वहाँ पर बहुत सारे, वहाँ पर अपने रेगिस्तान है, राजस्थान होता है ना, जो राजस्थान में रेगिस्तान है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो वहाँ पूरा जीवन ही टूट गया है। वहाँ कोई जीवन है क्या? तो ये पत्थर भी जो है ना, पत्थर के नीचे भी हमारे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं और ये किसी न किसी काम में या जीवन में कहीं ना कहीं वो ये महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कोई भी पौधा या कोई भी जंतु नुकसानदायी हो सकता है लेकिन ज़्यादा वो फायदेमंद है और एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब समझते थे आप लोग? पूरक मतलब एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता, ठीक है ना। तो ये पत्थर के नीचे भी देखा हमने जीव जंतु, अपन सोचते हैं पत्थर पड़े हुए, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये देखिए आप, यहाँ देखिए क्या है मैडम, ये क्या हुआ है? नहीं ये कुछ दिख रहा नहीं। ये क्या है? क्या है? पानी के ऊपर चींटियाँ
चींटियों ने निकाला है ऊपर वहाँ नीचे से मिट्टी, है ना। तो ये चींटियाँ सब लोग ध्यान से सुनेंगे। चींटियाँ जो है क्या होती है कि पूरे जंगलों में पूरी चींटियाँ पाई जाती है और ये जमीन को क्या करती है, जोतती है ना। हम तो जहाँ पर खेत में फसल लगाते हैं ना, तो वहाँ पर तो जुताई हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ये चींटियाँ क्या करती है, जुताई करती है। हमारे जो है खेतों में भी और दूसरे स्थानों पर भी ये चींटियाँ रहती है, लेकिन हम लोग उनको नष्ट करते चले जा रहे हैं। कैसे कैसे नष्ट, उनका वंश ही खत्म कर रहे हैं हम। अभी जंगल में वो मामला आया नहीं है, लेकिन जंगल में भी अगर हम लोग ऐसा करने लगेंगे ना, कीटनाशक और सफाया डाल रहे हैं, समाप्त है ना, इससे समाप्त हो रही है। अब ये देखें ये चींटी हो गई। चींटी में क्या होता है, चींटी इनमें तो इसमें जो है एक स्टेज ऐसी आती है, कुछ मक्खी टाइप की बनती है, उड़ती नहीं है ना। तो इनमें मतलब जो सबसे एडल्ट कौन सी कहलाती है, वयस्क जो होती है वो उड़ने वाली जो रहती है उसको कहते हैं। उसके बाद में ये अंडा देती है। अंडा देने के बाद उससे क्या निकलता है, लार्वा। लार्वा क्या होता है, इल्ली, और इल्ली के बाद में प्यूपा, और प्यूपा के बाद में फिर एडल्ट, है ना, उड़ती है। तो इसमें भी जो है जितने बच्चे होते हैं इसके, वो इनमें कार्यों का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। तो कोई काम करता है, कोई सुरक्षा का, या कोई ऐसे काम बटे हुए रहते हैं, ठीक है ना। कोई खोदने का, कोई कुछ अलग अलग काम बटे। इसी प्रकार के जो काम है सारे के सारे कीटों में, चींटियों में बटे रहते हैं। जैसे कि मधुमक्खियाँ हैं और भी है, और जैसे तितली है, इनमें कार्यों का विभाजन होता है। चलिए हो जाए तो क्या होगा, मिट्टी पूरी बह जाएगी, है ना। पूरी बहने के साथ साथ क्या होगा कि उपजाऊ मिट्टी तो खत्म होगी, उपजाऊ मिट्टी वहाँ खत्म होगी, वहाँ पर फिर बंजर टाइप की होगी, बहुत घास वास आएगा, पेड़ पौधे बड़ी मुश्किल से आएंगे, है ना। और वो मिट्टी आने के बाद कहाँ आएगी, नालों में आएगी ना, नालों में आएगी। नालों से कहाँ जाएगी, नदी में जाएगी, है ना। अब नदी में इसका क्या असर होगा भाई, मिट्टी दूषित होगा, पानी दूषित तो होता है तुरंत के लिए, लेकिन जब बाद में जब बरसात बंद हो जाती है तो क्या होता है कि पानी स्वच्छ हो जाता है, ठंडा हो जाता है। दूसरा असर बताओ इसका क्या होगा, दूसरा प्रभाव क्या होगा, पानी कम जमा होता है सब, शांत, सब लोग ध्यान से सुनेंगे भाई। पानी तो मतलब स्वच्छ हो जाता है ना, लेकिन इसका असर और क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। सर डैम में मिट्टी जमा हो जाएंगी तो पानी का, डैम नहीं है मान लो, तो डैम अब जिस हर नदी में डैम है क्या, नहीं सर, तो कब क्या होगा, सर नदी नाली मतलब मिट्टी से भर जाएंगे सर। ये बिल्कुल सही, इनके लिए भी एक चॉकलेट, जब तक क्या है तब तक कुछ दूंगा मैं, है ना। ताली बजा दो भाई। तो क्या होगा कि हमारे नदी नाले मिट्टी से भर जाएंगे। फिर क्या होगा कि जब पानी, थोड़ा सा पानी गिरेगा, उनकी गहराई खत्म हो जाएगी, है ना। जब थोड़ा सा पानी गिरेगा तो जैसे गंगा जमुना में होता है ना, ये सब पूरी भर गई है और उसमें पानी गिरता है, बाढ़ आती है, तो क्या होता है कि पानी फैल जाता है, वो गांव में घुस जाता, वो खेतों को भी, घरों को नुकसान, ठीक है ना, खेतों को पूरी तरह से बर्बाद कर देता। अपन बेटे इधर ध्यान देंगे, अभी अपन सेल्फी के लिए अपन अलग से समय निकालेंगे। सेल्फी पॉइंट भी है ना, है सेल्फी पॉइंट। हाँ सर प्लीज, मतलब क्या होता है कि बच्चों का भी ध्यान उधर चला जाता है कि साला हम भी क्यों ना सेल्फी ले, है ना। हम बात करेंगे पानी की, है ना, कि पानी हमारी नदियों में, ये तालाब की बात इसलिए, ये डैम की बात इसलिए इसकी भी करेंगे हम, लेकिन इसमें क्या है कि नदी को रोक है ना, ये हमारा प्राकृतिक नहीं है डैम जो है, और ये हमने बनाया है, ठीक है ना।
तो नदियों में, नालों में जो तालाब, बंद तालाब रहते हैं, बंद तालाब, है ना, बंद तालाब और खुले ये जैसे ये डैम भी है, इनमें भी, उसके अलावा फिर कुओं में, इनमें पानी कहाँ से आता है? पानी मतलब जब हम पूछेंगे पानी कहाँ से आता है ना, तो आप मतलब जरा दिमाग पे जोड़ दो, कहाँ से आता है जरा आपको बताओ, पानी कहाँ से आता है? जमीन में कहाँ से आता है? भूजल कहाँ से आता है? पेड़ों की जड़ें गलत गलत। कहाँ से आता है भूजल? बहुत बहुत ध्यान से वाटर हार्वेस्टिंग। है ना, और ध्यान से दिमाग देकर मतलब अच्छा जो चीज़ नहीं समझ में आती है तो बराबर, या कहीं ऐसा हो सकता है कि मैं आगे निकल जाऊँ, पूछ लो फट से, दिक्कत नहीं होती है ना। जहाँ पे जल का संकट होता है वैसे भूजल भी होता है ना। देखिए आप लोग, हाँ, अब देखिए जड़ से, अब बता देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ हम भी स्कूल में बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं जानते, सही जानते। देखिए ये क्या है कि ये वर्षा का पानी, मैं तो थोड़ा सा इसको पकड़ लेंगे वर्षा का पानी क्या होता है कि धीमा भी गिरता है और तेज भी गिरता है ना। अब ये पहाड़ हैं, इनमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। अब ये पानी गिरा, तेज गिरा या धीमा गिरा, है ना, तो सबसे पहले पानी कहाँ गिरेगा बताओ जल्दी? सबसे पहले पत्तों पे गिरेगा पानी और डालियों पे गिरेगा पानी, और जब फिर उसके बाद में जमीन पे गिरेगा तो क्या होगा? उसका बहुत धीमी गति से गिरेगा, ठीक है ना, बहुत ही धीमी गति से गिरेगा, और वो टप टप करके गिरेगा, गिरेगा ना। चाहे कितना भी, अगर ये इतना घना वन है ना, चाहे कितना भी पानी गिर जाए, वो पत्ते उसको उसकी रफ्तार को कम कर देंगे, गति को कम कर देंगे, और टपक टपक के गिरेगा पानी। और वो टपकने वाला पानी वो बहेगा नहीं, वो जाएगा जमीन के अंदर, जमीन के अंदर। अब मान लीजिए 8 दिन पानी गिरा लगातार, 10 दिन पानी गिरा, 12 दिन गिरा, 15 दिन गिरा, तो ये पहाड़ की जितनी जमीन है वो पूरी तरह से सरोबार हो जाएगी पानी से, है ना, पूरी तरह से संतृप्त हो जाएगी, सैचुरेटेड हो जाएगी। अब जब ज़्यादा पानी गिरेगा तो कहीं ना कहीं से वो पानी निकलेगा, निकलेगा कहाँ से? नीचे तरफ से, जहाँ ये सर नीचा ये भाग है ना, यहाँ या यहाँ पर, तो पानी कहाँ? छोटे छोटे नालों में आएगा पहले। यदि उसके आजू बाजू नदी है पहाड़ों के या उस जमीन के, तो वो उस नदी में आएगा, सीधा सीधा उस नदी में आएगा, है ना। अब देखिए कि जब तक के बरसात होते रहेगी, सुनो, जब तक के बरसात होते रहेगी, जब तक के वर्षा होगी तब तक के क्या होगा कि ये पानी झरता रहेगा। इसको क्या बोलते हैं गांव की भाषा में? पझर, पाझर, हाँ, मराठी में क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी में बोलते हैं पझरता रहेगा, है ना। मिट्टी के पानी अंदर ये ऐसे गिरेगा, वो ऊंचा भाग है, यहाँ से पानी यहाँ से पझरेगा, इधर का पानी यहाँ से पझरेगा, ठीक है ना। तो ऐसा हर जगह होगा। अब मान लीजिए, चलो ये पहाड़ छोड़ दो, अपन ये पहाड़ भी छोड़ दो, ये जमीन है यहाँ पर, है ना, यहाँ पानी है ना, पेड़ पौधे हैं यहाँ पर पानी जमीन के अंदर गया, तो वो उधर नीचा भाग है, वहां जाके निकलेगा ना पानी। ये पाझर जो है कब तक के बनी रहेगी? आवाज नहीं, जब तक के बरसात रहेगी तब तक बनी रहेगी, है ना। यानी जब तक के जमीन में संतृप्तता रहेगी तब तक के ये कहा कि पानी सरोबार रहेगा, तब तक कि इसकी ये पतझड़ चलते रहेगी। बंद कब होगी? क्या बरसात एकदम बंद हुई तो तुरंत बंद हो जाती है? तो कब बंद होगी? जब तक पेड़ पत्तियों पे पानी रहेगा, वो गिरते रहेगा, तब तक नहीं, जब तक के, देखिए सुनिए, हाँ एक मिनट। अब नीचे जो है पानी पत्तियों के माध्यम से गिरा, अब पत्तियों का अभी, क्योंकि अब पानी तो गिर नहीं रहा है, समाप्त हो गया, तो जो जमीन है वो जब तक गिरी रहेगी, जब तक वो उनमें नमी रहेगी तब तक के ही वो पतझड़ रहेगी। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में क्या होगा
कि पाझर कब बंद होगी। पानी बंद हो गया फिर भी पाझर चालू है, लेकिन पाझर कब बंद होगी? कब बंद होगी पाझर? पाझर जब सूरज की किरणें पड़ती है ना तो वो भाप बन के पानी होता है। तो पहले थोड़ा नीचे गया, फिर थोड़ा नीचे गया, फिर थोड़ा नीचे गया, इस तरह से वो भाप बन के उड़ता जाता है और नीचे तक के जाता है। तो जितने नीचे गया, मान लो 5 फीट नीचे गया तो उतनी पतझड़ बंद, फिर 10 फीट नीचे गया तो उतनी पतझड़ बंद, 25, 50, 100 फीट गया उतनी पतझड़ बंद, जहाँ तक कि सूखा उतनी पतझड़ फिर वो बंद। जहाँ पर घने पेड़ पौधे हैं वहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा दिनों तक के रहेगी, और वहाँ पर ये पतझड़ है तो बहुत ज़्यादा दिनों तक की चलेगी। और जहाँ पर बिरले पौधे हैं तो वहाँ पर ये पतझड़ कम दिनों तक की रहेगी, क्योंकि इसकी नमी जल्दी चली जाएगी। ठीक है ना? तो अब समझ गए। कृत्रिम रूप से इसको बोलते हैं यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये हम प्राकृतिक रूप से जो जल का भूमि के अंदर संचयन करते हैं, जब भूमि में अवशोषित कराते हैं, वो केवल और केवल पेड़ पौधे ही है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। अब देखिए आप कि मान लीजिए इन पेड़ों, इन जो पहाड़ है या जमीन है, यहाँ पर मान लो पेड़ पौधे नहीं है तो क्या होगा कि पानी आएगा और क्या होगा, सीधा बह के और निकल जाएगा। तो नीचे जमीन में भी नहीं, अंदर भी नहीं जाएगा, रिचार्ज भी नहीं होगा, और मिट्टी को अलग लाएगा और अलग उसको अपने नदियों को बनाएगा, नदी नालों को। ठीक है ना? बंद कर दे। किसी को कोई परेशानी? हम लोग गांव में रहते हैं, सुनिए इधर क्या हो गया, क्या बात है? अपन जो बैठे हैं इतनी छाया देती है ना। हमारे जो गांव है, हमारे जो शहर है, उनमें रिचार्जिंग जो है कैसे है पानी, क्या इसकी सिस्टम क्या है? क्या होता है कि जैसे छतों का पानी, ये पलाश का पेड़ है, इसके बारे में तो मैं सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन इसमें कोई खास चीज दिख रही है क्या? कोई सर। क्या सर ये जड़ों के ऊपर खड़ा है, पत्थरों के ऊपर मिट्टी कट गई है फिर भी। और कोई चीज बताएगा सर? पत्थरों के बीच में लगा जड़ी। यार तुम लोग जो है भैया कितना मतलब देखो यहाँ पर ये अकेला पेड़ खड़ा हुआ है, इतना वहां से बह के आया, और इसने देखो कितना जबरदस्त तरीके से यहाँ रोका है। अगर 2 पेड़ होते तो ये तो रोक ही लेता पूरा मिट्टी और पूरे पत्थर, पानी को एक तो अंदर भी डालता हो। क्या करता है यहाँ 2, 3, 4 पेड़ होते तो ये पूरी तरह से इसको नाले को रोक के और पूरी तरह से यहाँ का पानी, भले ही पानी मिट्टी मतलब कुछ तो बहती, लेकिन ये पूरा प्रयास देखिए कितना बड़ा प्रयास है। और कौन कर रहा है? ये जड़ दिख रहा नहीं, रोका है कि नहीं रोका? इस तरह से ये रोकते हैं पेड़ पौधे। ठीक है ना? अब उसकी जड़ खुल गई तो खुल गई, वो तो संभाल लेगा वो, है ना? लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये तो रोका है उनने, ये किसके भले के लिए? अब यहीं कहीं आगे आओ थोड़ा सा, वो है क्या नाम, बहुत सारे प्रकार की दीमक होती है, जहाँ पे चढ़ती है, हमारे घरों में लगती है ना। लेकिन ये जो दीमक होती है ना, ये क्या करती है कि अगर मान लो उसमें लगी है, वो अलग प्रजाति है, काय में, पेड़ों की छाल पे, तो ये कभी भी जो है जीवित चीज को नहीं खाती, जीवित वस्तु को नहीं खाती। ये खाती है किसको? मृत को। अगर झाड़ पे लगती है तो क्या होता है, वो उसकी जो छाल होती है ना, मृत होती है छाल, उसको खाती है वो। ठीक है? और दूसरा सेलुलोज, जैसे अपने यहाँ घर में दरवाजे में लग जाती है ना दीमक, विंडोज में, और पूरे अपने जो खिड़कियों में लग जाती है ना, और भी लगती है। तो सेलुलोज को पचाने की शक्ति या क्षमता केवल और केवल दीमक में। लकड़ी को, सूखी लकड़ी को वो ही खाएगी, और क्या करती है, वो मिट्टी में बदलती है। ठीक है ना? पूरे हमारे जंगल में ये बहुत ज़्यादा होती है। कौन सी? ये दीमक। ये अलग प्रजाति है, ये वाली अलग प्रजाति है, और वो जो दूसरी और प्रजाति रहती है जो झाड़ों पे चढ़ती है वो अलग है ना। तो पूरे जंगल में ये
जितनी पत्तियां खाएगी, लकड़ी खाएगी और उसको मिट्टी में मिट्टी में बदलती है। ठीक है ना। तो इसका बहुत बड़ा रोल है। अब जब हम कहते हैं कि हमारे गांव घर में लग गई, इसने ये खा गया वो खा गया, अरे बचाव कर लो भाई, है ना। लेकिन वो तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। वो इधर ये जो जितने हमारे जंगल है, यहाँ पर ये पत्तियाँ खा खा कर क्या बनाती है मिट्टी। अभी मिट्टी आगे चल के बताऊँगा मैं कैसी बनती मिट्टी। ये वाला यहाँ पर क्या है, ये बमीटा है। इसके अंदर क्या होती है, एक प्रकार की एक बहुत बड़ी रानी दीमक होती है, इतनी मोटी, वो ही केवल अंडे देती है। और एक एक बार में 2-2 हज़ार 2-2 हज़ार से भी बहुत ज़्यादा अंडे देती है। तो इसके अंडे मतलब बहुत सारे अंडे रहते हैं एक बार, और वो इतने सारे बच्चे रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कार्य का विभाजन होता है। जब बच्चे जो होते हैं ना, तो उसमें कार्य का विभाजन कैसे होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, है ना, बिल्कुल सही, डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसमें जो बच्चे कुछ तो मतलब बनाते हैं, क्या, ये घर को बनाते हैं, कुछ सुरक्षा करते हैं, घर की सुरक्षा करते हैं। नर जो रानी का काम होता है अंडे देना, और वो ही एकमात्र अंडे देती है, दूसरा कोई अंडे नहीं देती। अब उसके बाद में क्या होता है कि ये जो घर है, घर ये जैसे अभी ये बना ना, इतना ऊंचा तक बन सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है। इन घरों में क्या होती है कि छोटी छोटी ट्यूब जैसी नालियाँ होती हैं, चैनल बोलते हैं जिसको। तो वो नालियों का जो डिज़ाइन ये लोग ऐसा करते हैं कि ये इनकी इंजीनियरिंग पे हमको भी सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है। इसका तापमान जो है, गर्मी के दिनों में ठंडा और ठंडी के दिनों में गर्म होता है ना। तो वो उनकी डिज़ाइन वो जो बनाते हैं वो बहुत बड़े इंजीनियर हैं, ठीक है ना, जिनकी जो डिज़ाइन पर हम लोग तो ऐसा नहीं बना पाए अभी तक, कहीं भी इस प्रकार की डिज़ाइन नहीं दे पाए कि वो अपने आप ही ठंडा रहे। यहाँ पर कोई एसी वगैरह थोड़ी लगा हुआ है ना, तो वो अपने आप ही ठंडा रहे वो, है ना। तो उसका तापमान कितना रहता है, 14 से 30 डिग्री मेंटेन रहता है, 14 से 30 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता ना, इससे कम नहीं। एयर कंडीशन, ये डिज़ाइन का कमाल है। युगांडा की राजधानी हरारे, वहाँ पर एक बिल्डिंग है बनाई है, कोशिश की है, और वो कितने हद तक, कितनी सीमा तक सफल हुई है इसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन इस डिज़ाइन पर हरारे में एक भवन बना, बिल्डिंग भारत सरकार ने बनाई, ठीक है ना। और इसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं, हमारे जो इंजीनियर्स है वो काम कर रहे हैं कि ऐसी हम बिल्डिंग बनाएं ताकि हमको एसी की ज़रूरत ना पड़े, पंखे की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो एक तो ये हुआ। दूसरा मतलब इससे फ़ायदे क्या क्या है बताइए। एक तो फ़ायदे ये हैं कि इसके जो अंदर जो छेद है, घर है, बिल है, इसमें एक तो सतपुड़िया नाम की शहद भी रहती, मक्खी भी रहती है, मधुमक्खी। फिर उसके बाद में इस दूसरे वन्य प्राणी या जीव जंतु भी रहते हैं इसके अंदर, वो भी आवाज़ करते हैं, वो भी प्रजनन करते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये ज़मीन को, जंगल की ज़मीन को उपजाऊ बनाती है और जोत भी देती है, जंगल की ज़मीन को उपजाऊ बनाती है, जोत भी देती है। फिर उसके साथ साथ क्या होता है कि इस पे बरसात के दिनों में एक कवक जानते हैं क्या होता है, भमोड़ी कवक आता है, कवक, कौन सा कवक है वो, मशरूम, बिल्कुल सही है, चॉकलेट की एक दाल मशरूम है, इतना मालूम है कि मशरूम कवक होता है। चॉकलेट मेरी तरफ से क्या होता है, कवक, कवक यानी फंजाई, मशरूम जो होता है वो कवक होता है। और इस समय वर्तमान में सबसे महंगी सब्जी हमारे मशरूम है। हमारी जो जानकारी में जितनी सब्जियां खाते हैं उनमें सबसे महंगी तो कौन सी सब्जी है, मशरूम, ठीक है ना। इसमें इतनी वो रहती है। मशरूम और भी होती है, बांस में भी निकलती है, सब में निकलती है। बांस की मशरूम उतनी महंगी नहीं रहती, इसकी मशरूम बहुत ज़्यादा महंगी रहती है। और इस साल जो है क्या है कि 500 रुपये से ले, 500 रुपये मिनिमम और 800 रुपये ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपये, इतने रुपये किलो बिकी रही बाजार में, ठीक है ना। तो इससे ये फ़ायदे हैं। अच्छा, इसका जो रानी मक्खी होती है ना, रानी मक्खी होती है ना इसमें, तो जो रानी होती है, रानी दीमक जो होती है उसका और वो अंडे, ये भालू इसका सबसे खतरनाक दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन, वो इसको खा लेता है। उसका सबसे प्रिय भोजन क्या क्या है भालू का, एक तो शहद है और ये है दीमक, रानी दीमक, और एक क्या है, मछली, ठीक है ना। ऐसे 3 प्रकार के उसके। चलो यहाँ पर 2 मिनट में याद आइए
हमारा सबसे दुनिया का सबसे मतलब जो हमारे लिए मानव के लिए हमारे हिंदुस्तान में सबसे खतरनाक प्राणी कौन सा है? शेर बिल्कुल भी नहीं है, तेंदुआ भी नहीं है, भालू है। भालू क्यों है कि भालू हमेशा जैसे ही हमारे सामने आएगा तो हमला किए बिना छोड़ता नहीं। टाइगर नहीं है, टाइगर के सामने हम ऐसे खड़े हो जाते हैं तो वो 99.9% तो हमला नहीं करता। उसको कहीं अगर भ्रम हो जाए कि ये मेरे को मतलब मारने के लिए आए तो बात अलग है, लेकिन 99.9% हमला नहीं करता। इसी प्रकार से तेंदुआ भी है, वो भी हमला नहीं करता। भालू बिल्कुल हमला किए बिना 100% हमला करेगा। वो या तो मार डालेगा, इतने घाव दे देगा, नहीं तो बहुत ही बुरी तरह से वो डैमेज कर देगा, वो है ना, हानि पहुंचाएगा अपने शरीर को। उसके बाद नंबर आता है किसका? किसका नंबर आता है? शेर का नहीं। उसके बाद जंगली सुअर का, वो भी हमला करता है सीधा, ठीक है ना। ये दो प्राणी हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? भालू। बंदर दो प्रकार के होते हैं, मालूम है? एक लंगूर और काले मुंह वाला और एक लाल मुंह वाला। काले मुंह वाला क्या होता है? लंगूर। लंगूर। लाल मुंह वाला? बंदर। बंदर। लाल मुंह वाला क्या खाता है? सर्वाहारी होता है। वो मांस भी मतलब छोटे छोटे जीव जंतु भी खाता है और पत्तियां और फल भी खाता है। और लाल मुंह काले मुंह का वो शाकाहारी है, ठीक है ना। उसके बाद में अभी हमारे चीते आए हैं। चीते हमारे से कौन से सन में विलुप्त हुए थे? 1952 उस समय विलुप्त हुए थे। और अभी कब आए हैं ये? 2022। नहीं तो कब, कौन से दिनांक कब आए? 22 नहीं है लेकिन दिनांक बोलो। दिनांक सभी प्रश्न पूछूंगा मैं, वहां जाके पूछूंगा मैं। और तुम लोग अगर ज्यादा उत्तर दोगे तो ज्यादा इनाम लेके जाओगे, है ना। नहीं लाए नहीं, कब छोड़े गए, कहाँ छोड़े गए? 17 अगस्त नहीं, 17 सितंबर को माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस 17 सितंबर को आता है। 17 सितंबर को ये चीते कहाँ छोड़े गए थे? कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए। ये लाए गए थे नामीबिया देश से। ये एक साउथ दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का। ये वहां से लाए गए थे, है ना। इसमें 3 नर है और 5 मादा, ठीक है। चलो